अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम इस सेशन में आप लोग तवज्जो से हमारी बात सुनेंगे। आज का सेशन जो है वो उसका टॉपिक है यूट्राइन फाइब्राइड। उर्दू में इसको, अरबी में इसको सिलाए रहम कहते हैं और उर्दू में इसको कहते हैं रहम की रसोलियाँ। बाज़ लोग इसको जो अंदरूनी सिंध या नॉन एजुकेटेड पेशेंट आते हैं वो इनको कुछ कहते हैं गोला हो गया है पेट में या कुछ और कहते हैं, लेकिन ये रहम की रसोलियाँ कहलाती हैं। तो रहम की यूट्रस, पहले तो ये देख लेते हैं कि यूट्रस क्या है। यूट्रस एक ऑर्गन है जो इन ख़वातीन के इसमें रहम उर्दू में इसको रहम कहते हैं, जो ख़वातीन का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये ख़वातीन के खातून होने के लिए एक ज़रूरी ऑर्गन है जिससे उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है। सेक्सुअल लाइफ और रिप्रोडक्टिव लाइफ भी इससे कनेक्टेड है। इसके अंदर जो है इसका ताल्लुक बच्चे की पैदाइश से है। हार्मोन इसके साथ जो जुड़ी वो फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज होती हैं, उसका ताल्लुक उनके सेक्सुअल हार्मोन से होता है। रहम नादर की 3 तह होती हैं। जो अंदरूनी तह होती है 3 तह होती हैं, बाहर की एक तह होती है, बीच की। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगी ताकि सब लोगों की बात समझ में आए, वरना मेडिकल टर्म्स तो बहुत सारी हैं। तो इसमें रहम की 3 तह होती हैं, ऊपर की एक तह होती है, बीच की होती है, एक अंदरूनी तह होती है। ठीक है। तो फाइब्राइड एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी लेयर में हो सकती है, यूट्रस की किसी भी लेयर में हो सकती है। बीमारी का एक मोल सा होता है या मायोमा है, गोश्त का कोई स्पंज नुमा या सख्त भी हो सकता है। स्पंज नुमा कोई मांस होता है जिसको कहते हैं, आपको इसको मायोमा भी कहते हैं, लियोमायोमास भी कहते हैं। और ये तकरीबन इस दौर की जदीद दौर में तकरीबन 60 to 80% वुमेन्स के ख़वातीन की हो रहा है, जिसमें शादीशुदा भी हैं और गैर शादीशुदा ख़वातीन भी हैं। सभी को इसकी कंप्लेन हो रही है। अच्छा, इसका साइज छोटी सी चने के बराबर भी होता है और एक बहुत बड़ी फुटबॉल के बराबर भी हो सकता है। इनके दरमियान भी मुख्तलिफ साइजेस होते हैं। अच्छा, इसको बिनाइन ट्यूमर भी कहते हैं, यूट्राइन लियोमायोमास भी कहते हैं, मायोमास भी कहते हैं। और ये फाइब्राइड्स जो होते हैं ज़रूरी नहीं है कैंसरस हो, यानी कि कैंसर नहीं होता इसमें। ऐसी कोई सेल नहीं होता जो कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। ये खामोश भी होते हैं, यानी कि ऐसे फाइब्राइड भी हो जाते हैं जो बिल्कुल साइलेंट होते हैं, पता भी नहीं चलता। और बाज़ फाइब्राइड तो इतने छोटे होते हैं कि वो पीरियड्स आ रहे होते हैं उसमें भी निकल जाते हैं, प्रेगनेंसी होती है, बच्चे की पैदाइश होती है, उसमें भी निकल जाते हैं। लेकिन बाज़ फाइब्राइड होते हैं जिससे कुछ सिम्टम्स भी आती हैं और उनकी सिम्टम्स क्या होती हैं वो मुख्तलिफ ख़वातीन में मुख्तलिफ होती हैं। इसमें पीरियड्स लॉन्गर देन अ वीक, यानी कि अगर पीरियड्स आते हैं तो 1 वीक से ज़्यादा हो जाती है, हैवी ब्लीडिंग होती है और पेल्विस प्रेशर होता है, पेन होता है, बैक एक हो सकती है, यानी कमर का दर्द हो सकता है, टांगों के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकती है, डिफिकल्टी एम्प्टिंग योर ब्लैडर और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। इसकी वजह ये होती है, इसकी वजूहत भी बताऊंगी कि क्या होती है। देखिए, फाइब्राइड की ये मैंने 3 लेयर बताई हैं, तो लेयर के अलावा फाइब्राइड की पोजीशन भी अलग होती है। ऊपर की फंडस में भी हो सकता है, नीचे की जो है आपकी सर्विक्स है उसमें भी हो सकता है, साइड की दीवारों में भी हो सकता है, बीच की दीवार में होता है, यूट्रस से बाहर भी हो सकता है, यूट्रस की बाहर की दीवार में भी हो सकता है। अब इसकी लोकेशन पे मुनसर है। अगर ये इसकी लोकेशन फाइब्राइड की ऐसी हो जो आपके ब्लैडर से करीब हो और वो बड़ी हो जाए, वो प्रेशर ब्लैडर पे डाले तो फ्रीक्वेंट यूरिनरी आपको जो सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगी,
या पीछे बैक साइड पे हो तो रेक्टम पे अगर प्रेशर डाले तो कब्ज होना शुरू हो जाएगा। तो फिर अच्छा, फिर इसमें मुख्तलिफ चीजें हैं। इसमें हैवी ब्लीडिंग जैसे मैंने बताया, फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, ये डिप्रेशन भी एक अलामत है। हम चेहरा देख के समझ जाते हैं बाज़ ख़वातीन का, या बाज़ ख़वातीन जो होती हैं उनके चेहरे पे एक अजीब सी कहते हैं ना कंडीशन होती है, जिसको हम देख के समझ जाते हैं, उसको मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कि इनके यूट्रस में फाइब्राइड है। कई मैंने पेशेंट ऐसे नोट की हैं इस तरह के, उनकी चेहरे पे अजीब सी यानी कि डिप्रेशन टाइप की है, कुछ इस तरह की चीज आ जाती है। उनके जो है ना जो सेंसिटिवनेस है, एहसास है, उसके अंदर भी चीजें आ रही होती हैं, और वो बहुत ज्यादा परेशान और एंजाइटी में रहती है। जाहिर सी बात है, यूट्रस एक ख़वातीन का एक ऐसा ऑर्गन है, उसका उससे जज्बात से भी ताल्लुक होता है ख़वातीन के। तो वो फाइब्राइड से उनके इन सब चीजों में, लाइफ स्टाइल में बहुत सारी परेशानी उन लोगों को हो रही होती है, चलने फिरने में, काम में दिल नहीं लग रहा होता। फिर अगर उनकी सिम्टम्स में हैवी ब्लीडिंग है हो रही होती है। अच्छा, ये दोनों इसकी शादी से पहले भी हो सकते हैं, शादी के बाद भी ऐसी ख़वातीन होती हैं। इस दौर में जो हम देख रहे हैं, हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, शादी से पहले भी आ रही है ख़वातीन और शादी के बाद भी आ रही है। अच्छा, इसमें ये है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन अगर मल्टीपल फाइब्राइड हो और बार बार बन जाते हो, हैवी हो, फिर बाद में प्रेगनेंसी हो जाए, तो इसमें अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं। और अच्छा, ये फाइब्राइड की एज क्या होती है कि ये ओवर एज ख़वातीन में भी ज्यादा होती है, 25 साल के बाद, 30 to 50 और की एज में हो सकती है। अब ये लेकिन जो लाइफ स्टाइल आता जा रहा है, जो डाइट का पैटर्न चल रहा है, उससे तो मुझे लग रहा है कि अर्ली एज में भी फाइब्राइड हो सकते हैं। फिर इसमें वेट गेन, अगर किसी खातून का वेट ज्यादा है, उसमें भी फाइब्राइड के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा, इसमें इसकी वजूहात मुख्तलिफ होती हैं। कि वजूहात में ये है, एक तो सबसे बढ़कर तो लाइफ स्टाइल है, ठीक है। क्या इस दौर में जो हमारा कंफर्ट लाइफ स्टाइल, जिसको हम कहेंगे कंफर्ट लाइफ स्टाइल है, जिसमें फिजिकल वर्क कम है और मेंटल वर्क ज्यादा है और मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है। फिर दूसरे ये कि आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट जैसे विटामिन हैं और दूसरी चीजें हैं, उनका इस्तेमाल, शादी से पहले की बात बता रही हूँ, अगर किसी को शादी से पहले अगर वो फाइब्राइड हो रहा है, तो उसमें इन ये जो लेटेस्ट रिसर्च है, इसमें आप अगर रिसर्च उठा के देखें कि फाइब्राइड की कॉजेज में क्या है, सबसे पहले रिसर्च में यही बात आ रही है कि जो हमारा लाइफ स्टाइल और फूड का पैटर्न है, खाने का पैटर्न है, वो हमारा मैच नहीं करता है हमारी जिस्मानी मेहनत से या जहनी मेहनत से, या हमारे उस कारकर्दगी से जो हम कर रहे होते हैं, हमें जरूरत होती है। इसमें आपके जंक फूड भी आ गए, आर्टिफिशियल खाने भी आ गए, आर्टिफिशियल एसेंसेस भी आ गए, आर्टिफिशियल कलर भी आ गए, बहुत सारी चीजें जो हम इंटेक कर रहे होते हैं, जिसको हमारे जिस्म को उसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन हम वो खाना समझ कर उसको खा रहे होते हैं। फिर लाइफ स्टाइल है कि देर से सोना, देर से उठना, सही टाइम पे खाना ना खाना, और जिस काम को कितना वक्त देना है उस पर नहीं फोकस नहीं करना, दूसरी चीजों पे ज्यादा फोकस करना, जो मकासद है जिंदगी उस पर फोकस ना करना, जिससे स्ट्रेस भी आता है। फिर इसके बाद जो है आपका इसमें जो है ना आपके पास इसकी वजूहात में जो है आपका बर्थ कंट्रोल पिल्स जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो खवातीन इस्तेमाल कर रही होती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं। इसके अलावा जो बर्थ कंट्रोल करने के लिए जितने भी तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सब फाइब्राइड का सबब बनते हैं। वो इंटरनल, चाहे वो इंटरनल यूज हो उनका, या खाने के लिए कोई पिल्स इस्तेमाल करें, वो सब फाइब्राइड के सबब बनते हैं। इसके अलावा मल्टी विटामिन्स की जो टैबलेट्स हर वे जरबे खा ली जाती हैं कि आयरन की कमी हो गई तो आयरन खा लें, विटामिन की कमी हो गई तो विटामिन खा लें। खाने पे इतनी तवज्जो ना देना, बल्कि गोलियां खाने पे ज्यादा तवज्जो देना। इसके अलावा बेशुमार पेन किलर्स खाना बिला वजह की। पेन अगर फर्ज करें किसी वजह से पेन हो रहा है, काम करने से ज्यादा होता है, तो उस चीज को नेचुरली रिलीफ करने के बजाय पेन किलर का ज्यादा इस्तेमाल, फटाफट खा लें, फटाफट दूसरे कामों में लग जाए, एक्सर्शन जो है बहुत ज्यादा, ये सब चीजें जाती हैं बॉडी में, टॉक्सिक पैदा करती हैं। और इसके अलावा ऐसे फूड का इस्तेमाल
जो एनर्जी ज्यादा डिजायर जिसमें नहीं होती, एनर्जी ज्यादा रिलीज करते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट, सिंथेटिक कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जैसे आपके बेकरी आइटम हैं, जैसे आपके दूसरे ऐसे खाने इसमें सिंथेटिक मसाले और सिंथेटिक चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट एसेंसेस हैं जिसमें जैसे तली हुई चीजें, इसमें कार्बोहाइड्रेट, नेचुरल फैट कम होते हैं और कार्बोहाइड्रेट की क्विक एनर्जी की ज्यादा ताकत होती है। वो जाके बॉडी में आपको जब जब जरूरत नहीं होती बॉडी की, तो वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो रहे होते हैं, चाहे वो रहम के रसूलियों की शक्ल में हो या फैटी लिवर की शक्ल में हो या कोई और जिस्म में गिल्टियों की शक्ल में डिपॉजिट हो जाते हैं। जब हमें हमारे बॉडी को उसकी जरूरत नहीं होती, वो कहीं ना कहीं उसको डिपॉजिट कर देता है। तो वो स्ट्रेस का फैक्टर भी इस दौर में बहुत ज्यादा फाइब्राइड को क्रिएट कर रहा है कि फाइब्राइड हो जाते हैं स्ट्रेस से ज्यादा। और वो मेंटल स्ट्रेस किस वजह से होता है? दोनों चीजें हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्ट्रेस होता है। अगर हम उस स्ट्रेस में अपने बॉडी को और ये लाइफस्टाइल को मैनेज नहीं करते, तो वो फिर फाइब्राइड, हमारे जिस्मानी जो हार्मोन है, खवातीन के जो दो हार्मोन्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन्स हैं। इनका लेवल एक खास लेवल होता है, जिस लेवल उस लेवल पे जो निस्वानी तहरीकात हैं वो बैलेंस रहती है। अगर वो खास लेवल से किसी वजह से, खास तौर पर स्ट्रेस से या कोई खाने की वजह से आगे पीछे होते हैं, तो वो फिर ऐसी अंदर चेंजेस पैदा करते हैं जो फाइब्राइड की शक्ल में सामने आते हैं। फिर इसके बाद जो है बर्थ कंट्रोल मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हमारे यहाँ अच्छा, इसमें साइज मैंने आपको बता दिया कि छोटे साइज भी, उससे बड़ा साइज भी हो सकता है। अच्छा, सिम्टम्स मैंने आपको बताएंगी। पीरियड्स, बच्चियों में अगर पीरियड्स बहुत ज्यादा पेनफुल हो रहे हैं तो पहले तवज्जो देनी चाहिए कि क्यों बहुत ज्यादा। एक नेचुरल पेन होता है वो अलग, बल्कि नेचुरल पीरियड्स जो आते हैं उसके अंदर पेन नहीं होता है, ये याद रखें। अगर बच्ची सही डाइट पे है, सही उसका लाइफ स्टाइल है, तो उसको पेन नहीं होगा, वो मेंटली रिलैक्स भी रहेगी और उसकी बहुत सारी टिप्स उसको मदर उसको फॉलो करवाती रहे। लेकिन अगर उसके पास फाइब्राइड होगा, उसकी यूट्रस में कोई फाइब्राइड होगा, तो उसके अंदर पेन होगा। अब पेन की वजह ये होती है कि देखिए फाइब्राइड एक फॉरेन बॉडी है, ठीक है। फॉरेन बॉडी से मतलब वो बॉडी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो एक्स्ट्रा बन रही है अंदर। यूट्रस के अंदर कोई भी चीज ऐसी जाएगी जो एक्स्ट्रा होती है, उसको यूट्रस बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो पीरियड्स के दौरान ही करेगा, जाहिर सी बात है, एक साइकिल है। अब वो क्योंकि रहम की दीवारों से चिपका हुआ होता है और यूट्रस को बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन यूट्रस में क्रैम्प्स तो हो रहे होते हैं बाहर निकालने के लिए, लेकिन उसलिए इस पे पेन होता है, ठीक है, इसलिए वो पेनफुल होता है। फिर हैवी ब्लीडिंग भी इसीलिए होती है कि वो यूट्रस जो है उसके अंदर जड़ें सी पैदा हो जाती हैं, वो यूट्रस की दीवारों से खून जो चूसता रहता है और उसके अंदर खून ब्लड भी होता है। जब पीरियड्स आते हैं तो उस ब्लीडिंग को, जो अंदर इंटरनल ब्लीडिंग उसमें से हो रही है, उसको निकाल के पार करने की कोशिश करता है, वो हैवी ब्लीडिंग की सूरत में सामने आती है। फिर इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, सारे मैंने बताया, वो प्रेशर डलता है तो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। और जो फ्रीक्वेंट यूरिनरी, जो जब जल्दी जल्दी पेशाब का आना अगर ब्लैडर के ऊपर होता है तो वो हो सकता है। अच्छा, इसमें जो है अब मैं आपकी ये तो हमारी हो गई कि साइज क्या होता है, क्यों होता है, डाइट की वजह से क्या होता है। अब मैं अपनी हर्बल थ्योरी की तरफ आती हूँ। हमारे हर्बल थ्योरी में जो है वो टॉक्सिक सौदावी, उसको सौदा कहते हैं, ऐसे मादे, सौदावी मादे बॉडी में बनना शुरू हो जाते हैं जो टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं। और वो मादे मैंने बताया आपको, डाइट से, आपके लाइफस्टाइल से, या आर्टिफिशियल कोई भी चीज इनटेक करने से, चाहे वो बर्थ कंट्रोल पिल्स हो या गुज़ा से हो, वो बॉडी के अंदर पैदा होते हैं और बॉडी उसको कहीं ना कहीं डिपॉजिट करती है। तो वो यूट्रस, जैसे प्रेगनेंसी में भी अगर खवातीन, उनका निज़ाम हाजमा सही नहीं होता है, लेकिन वो कैल्शियम और आयरन की सप्लीमेंट टैबलेट्स लेना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में मैदा सही हजम नहीं कर पाता है, टॉक्सिसिटी होती है, तो वो भी बाद में फाइब्राइड का सबब बन सकता है। मुख्तलिफ डिपॉजिट्स जो होते हैं बॉडी के अंदर,
तो हमारी सिप की थ्योरी में कहा जाता है कि सौदावी मादे या बॉडी के अंदर जो है टॉक्सिक मादे बहुत ज्यादा तादाद में जमा हो जाते हैं, और तो उनको जो है और डिपॉजिट हो जाते हैं यूट्रस में, ये फाइब्रॉइड बनता है। और फिर इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे पास तीन स्टेप में मेथड है कि पहले हम ऐसी मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन देते हैं तो इन मादों जो फाइब्रॉइड बनने की वजह को खत्म करें, जिसमें हमारा तीन स्टेप में करते हैं। डाइट शेड्यूल बताते हैं, ग़िज़ा बताते हैं कि क्या खानी चाहिए, किस तरह ग़िज़ा चेंज करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, फिर उस मेडिसिन पे आते हैं ताकि वो वजह जो टॉक्सिसिटी बन रही है वो खत्म हो और वो फाइब्रॉइड को तोड़ने में काम आती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम हर्बल मेडिसिन निशानदेह या कहवे की शक्ल में देते हैं, उसमें मुख्तलिफ मेडिसिन है तो वो उस मादे को रिलीज करती हैं, वो पीरियड्स के दौरान बाहर आते हैं। अच्छा, और उसके अलावा फिर उसके बाद मुकव्वियात देते हैं तक़वियत देने के लिए। इसमें सारा नेचुरल ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, इसमें आपके हमारे पास जो ग़िज़ा की डिटेल है जो फाइब्रॉइड बनने का सबब करती हैं, ठीक है। ईटिंग एक्सेस रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट एंड शुगरी फूड्स, जो अच्छा ये फूड जो है ना फाइब्रॉइड को ट्रिगर करने में मदद देते हैं, क्योंकि ये फूड जो है ब्लड शुगर लेवल बढ़ाते हैं। और ये इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी जो है बहुत ज्यादा इंसुलिन हार्मोन पैदा करती है, ठीक है। फिर इसके बाद वाइट राइस है, पास्ता है एंड फ्लोर और सोडा एंड अदर जो है शुगरी ड्रिंक्स जो है वो कॉर्न सिरप वगैरह जो है, और इसके अलावा आर्टिफिशियल सीरियल्स जो होते हैं, बेक फूड्स होते हैं, ये सब फाइब्रॉइड का सबब बनते हैं। ये सब हम जब हर्बल ट्रीटमेंट करते हैं तो हम इन चीजों को मना कर देते, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि ये चीजें बिल्कुल ना खाएं। और ग़िज़ा में फिर हम उनको बताते हैं कि ऐसी चीजें खाएं, ऐसी ग़िज़ा खाएं जो फाइबर रिच हो। और फिर सिम्टमेटिक इलाज भी करते हैं। अगर सिम्टम बहुत ज्यादा है, सिम्टम्स बहुत ज्यादा है पेन की और हैवी ब्लीडिंग की, तो सिम्टमेटिक इलाज भी करते हैं। पेन रिलीवर देते हैं, हर्बल पेन रिलीवर होते हैं और डायरेटिक होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो टॉक्सिक मवाद यूट्रस में जमा हुआ है वो बाहर निकल जाए। फिर इसके अलावा जो है पीरियड्स खत्म होने के बाद जो है हम फाइब्रॉइड को तोड़ने की हर्बल मेडिसिन देते हैं, जिसमें जो लैटेंट हीट है, खास देखिए टॉक्सिक जो जमा होती है बॉडी के अंदर, कोई भी चीज डिपॉजिट होती है, इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर ऐसी तब्दीलियां हो रही हैं कि जो उसको जमाने का, यानी कि जिस्म की लैटेंट हीट जो है जो टॉक्सिसिटी को बाहर ले आती है वो कम हो रही है और अंदर बॉडी के अंदर बरूदत ज्यादा पैदा हो रही है, वो जिस्म में चीजों को डिपॉजिट कर रही है। आपने फ्रिज में चीजें रखती है ना, वो जम जाती है। इसी तरह बॉडी के अंदर जो लैटेंट हीट है, जो आपकी कुदरती हरारतें, उर्दू में इसको कहेंगे कुदरती हरारतें गरीजा जो है, जो सेहत और जिंदगी देती है, उसको वो कम हो जाती है। और वो जो हम एक्स्ट्रा फैट और एक्स्ट्रा दूसरी चीजें खा रहे हैं और वो टॉक्सिसिटी की शक्ल में जमा हो रही है, वो जम जाती है। तो उसको पिघलाने के लिए हम लोग ऐसी मेडिसिन देते हैं जो बॉडी की नेचुरल हीट को बढ़ा दे और वो नेचुरली वो है वो खत्म हो जाए। अब इसमें ये है कि जो मल्टीपल फाइब्रॉइड होते हैं वो बार बार बन जाते हैं। हमारे पास ऐसे पेशेंट है कि अगर उनके पास चेरी के बराबर छोटे फाइब्रॉइड हैं और उन्होंने प्रेगनेंसी गेन कर ली है, तो वो बार बार प्रेगनेंसी के साथ तो निकल जाते हैं लेकिन दोबारा बन जाते हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि वो जो वजूहात है उसको कंट्रोल नहीं किया गया फाइब्रॉइड के लिए, और प्रेगनेंसी के बाद दोबारा वही लाइफस्टाइल और वही ग़िज़ा और वही सब चीज शुरू कर दी तो दोबारा वो बन जाते हैं। और जब एक दफा आदत हो जाए बॉडी को टॉक्सिक कैच करने की तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है अगर वो आप अपने आप पर मेहनत ना करें। तो उसमें ये है कि ये कहते हैं ना मॉडर्न लाइफ स्टाइल का फिनोमेना है। अच्छा, यहाँ पे एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो है ज्यादातर ये होता है सर्जिकली होता है कि आप सर्जरी से इसको रिमूव कर दें, या कोई और जदीद तरीका आ गया है कि लेजर से कर दें या कुछ कर दें, लेकिन वो सर्जिकली ही होता है जस्ट वो रिमूव कर दें। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जब सर्जिकली रिमूव होते हैं तो वो दोबारा बन जाते हैं। तो फिर डॉक्टर उनको कहते हैं कि आप अपना यूट्रस रिमूव करा दें अगर आप इतनी
परेशान है। अब उसमें सेफ प्रेगनेंसी लेना बहुत मुश्किल होता है। अभी हमारे पास एक पेशेंट है जो उनको फाइब्रॉइड हुआ था और वो प्रेग्नेंट हो, वो इलाज करवा रही थी और उस इलाज के दौरान हमने उनको मना करा था कि प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप प्रेगनेंसी हो जाएगी और इलाज भी हो रहा है तो वो रिस्की हो जाएगा। तो बहरहाल फिर भी उनको प्रेगनेंसी हो गई। अब वो पहले भी प्रेगनेंसी की वजह से उनको अबॉर्ट हो चुका था, दोबारा वो ज़ाहिर है यूट्रस उनका वीक था, कमजोर था, फाइब्रॉइड मौजूद था, बार बार उनको ब्लीडिंग हो रही थी। शुरू के 3 महीने उनके लिए बड़े खतरनाक, डॉक्टर ने बता दिए कि ऐसे है, तो हमने ऐसे मशवरे पे अमल नहीं किया उन्होंने, लेकिन प्रेगनेंसी को गेन करा और उनकी कंडीशन खराब हो गई। तो डॉक्टर के मशवरे पर या तबीब के मशवरे पर जब फाइब्रॉइड का इलाज कराएं तो बहुत ज़्यादा चलना जरूरी होता है। बाद ऐसे पेशेंट भी हैं जिन्होंने हमारे मशवरों पर अमल किया, डाइट को, लाइफ स्टाइल को चेंज किया, फिर हमने हर मेडिसिन को इलाज किया, कोई प्रेगनेंसी उन्होंने उस वक्त नहीं की, लेकिन बाद में उनको सेफ प्रेगनेंसीज भी हो गई थी, क्योंकि यूट्रस ताकत पकड़ चुका था, उसके अंदर से वो फॉल्स दूर हो चुका था, जिसकी वजह से बार बार यूट्रस की जो अंदर की जो लेयर है फाइब्रॉइड कैच करने का बाइस बन रही थी, उस फॉल्स को दूर कर दिया था उनके। अच्छा, जो इसके अंदर जो डाइट लेनी चाहिए हमें, ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा लेने चाहिए, विटामिन ई। अच्छा, इसमें जो मैं अब आपको बोल रही हूँ जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए, इसमें नेचुरल बोल रही हूँ सारी। मैग्नीशियम है, इसमें भी नेचुरल मैग्नीशियम है, वो आप डाइट जब हम डाइट बताएंगे तो नेचुरल मैग्नीशियम की चीजें, B6 और B12, B6 की चीजें, विटामिन B1 जो है ये लेनी चाहिए, लेकिन सब ये डाइट के जरिए लेनी चाहिए, थ्रू डाइट लेनी चाहिए, कोई भी आर्टिफिशियल सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। खाने में हमारे सब्जियों में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में ये सारी चीजें मौजूद होती हैं, फ्रूट्स में मौजूद होती हैं सारी चीजें, उनको अपने टेम्परामेंट के, उनके अपना जो मिजाज है, पेशेंट का अपना जो मिजाज है उसके हिसाब से उसको लेनी चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे तबीब कहते हैं, तिब्बी उसमें इस्तिलाह में कहते हैं कि बलगमी और सौदावी रतूबात बॉडी में बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, तो हम इनको, हमारी इस्तिलाह है कि हम इसको मुंजिज बलगम और मुंजिज सौदा, 2 किस्म की चीज़ें देते हैं जो बॉडी, मुंजिज कहते हैं किसी चीज़ को तहलील कर देना, बॉडी के अंदर से तहलील करके बाहर निकालने वाली दवाएं। तो वो ऐसी चीजें देते हैं जो तहलील करके बाहर निकालती हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ये ऐसी मेडिसिन होती है इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तकरीबन 3 महीने 4 महीने का, अगर बहुत ज्यादा क्रॉनिक कंडीशन है तो 6 महीने का भी देते हैं, लेकिन 3 महीने की मैक्सिमम का इलाज का बताते हैं। जब तहलील कर देते हैं फिर उसके बाद जो है उसको तबरीद करने के लिए देते हैं, क्योंकि दवाएं बॉडी में हरारत पैदा कर देती हैं, तो तबरीद भी जरूरी होती है, ऐसी ग़िज़ाओं से और दवाओं से तबरीद पैदा करते हैं। और फिर जो है मुकव्वियात देते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जब आपकी हीट को प्रोड्यूस किया जाता है तो कमजोरी होती है, तो फिर मुकव्वियात रहम और बॉडी को ताकत देने के लिए। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें एहतियात है कि अगर मुस्तकिल स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहे तब भी जो है आप स्ट्रेस की वजह से, तो मैंने बता दिया कि मुस्तकिल स्ट्रेस की वजह से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे तो हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर होती रहती है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मैंने बताया ये बेसिक हार्मोन है बॉडी के अंदर, जो औरत की निस्वानियत को भी कायम रखते हैं, और अगर इनकी कमी बेशी हो जाती है तो भी वो हाइब्रिड का सबब बनती है। तो हमारे पास सीड थेरेपी होती है। अब पहले जमाने में भी खवातीन, हम लोग तो बहुत खाते थे सीड, मुख्तलिफ किस्म के सीड्स होते हैं, जो ये जो आजकल लेज और फला चिप्स आ गए, बच्चियां बैठी खाती रहती हैं ना, तो हम तो याद है अपने बचपन में सीड थेरेपी होती थी, मुख्तलिफ किस्म के सीड सुखा के रखे जाते थे घर में, वो दिए जाते थे, वो खाते थे। ये एक सीड थेरेपी है जो खवातीन में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बैलेंस रखने में मदद देती है और फाइब्राइड भी नहीं होने देती। ब्रश लाओ, अपना माइक बंद कर दीजिए, जिसका भी माइक खुला हुआ है ना वो माइक बंद कर दें, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो सीड थेरेपी जो है वो उन सीड्स में जो है वो आपके, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ मंथ्स होते हैं, उन सीड में उन मंथ्स में आपको ये सीड थेरेपी करवाई जाती है, और पीरियड्स की शुरू में, पीरियड्स के आखिर में
डेज होते हैं जब हमारा पेशेंट आता है तो हम ये सीड थेरेपी हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए करवाते हैं। उसमें जो सीड्स है सीड्स जो है वो अब मैं बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। फ्लैक्स सीड्स हैं आपके, पंपकिन सीड्स हैं आपके, तिलों के तिल हैं आपके, और आपका सूरजमुखी के बीज है। इनकी थेरेपी हम करवाते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के फुल लेवल में रखने के लिए। ठीक है, ये फाइब्राइड को अगर शुरू से ही, अगर प्यूबर्टी के शुरू से ही इन सीड्स का इस्तेमाल करवाया जाए तो फाइब्राइड बनने के चांसेस 0 होते हैं, 0। ये मैं गारंटी से कहती हूँ, ये मैं करवा चुकी हूँ। लेकिन अगर इस एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन शादी के बाद भी वो खराब हो गया है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तब भी ये सीड थेरेपी बहुत काम आती है। तो इसका प्रोसेस होता है पूरा, पेशेंट को हम अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, फिर उससे काम करते हैं। इसके साथ और भी सपोर्टिंग मेडिसिन होती है हमारे पास, वो हम देते हैं, और इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, बल्कि ये तो ताकत ही देती है चीजों को। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है हम डाइट का भी हमने बता दिया, कॉस्ट भी बता दिए। मैडम ये अभी ना 9 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो आप 9 मिनट में वाइंड अप कर लेंगी अपना ये जी जी, तकरीबन देखें इसमें मेरे पास जो मैटर था ना वो तो मैंने सब डिस्क्राइब कर दिया है। अब किसी को कोई क्वेश्चन होना है ना, आना है ना, बता दीजिए, ताकि कोई चीज रह गई हो तो मैं बता। वो मुझे सीड साइकिल का बताइएगा कि जैसे सीड्स गर्म होते हैं, तो अब जैसे गर्मियों का मौसम है तो क्या आप भी सीड साइकिलिंग कर सकते हैं? और सीड देखें, मैंने आपका बताया है, सीड साइकिलिंग तबीब के अंडर ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, और गर्म मौसम में फिर हम उसको बैलेंस करने के लिए पीछे सपोर्ट के लिए दूसरी मेडिसिन भी दे रहे होते हैं। खाली सीड साइकिलिंग नहीं होता है ना, जाहिर सी बात है। आप कह रही है गर्म है, लेकिन वो गर्म नहीं होते, उसकी शायद गर्म तर होती है। ठीक है, लेकिन हम गर्म तर होती है, लेकिन जो पेशेंट आ रहा है वो किस टेम्परामेंट का है। ठीक है, पेशेंट का भी देखें, हमारे यहाँ तिब में पेशेंट का टेम्परामेंट होता है, ठीक है, जो जो बिगड़ा हुआ टेम्परामेंट है, और उसका असल टेम्परामेंट क्या था वो हम पता लगाते हैं पल्स रीड करके। फिर उसका जो बिगड़ा हुआ टेम्परामेंट है वो लगाते हैं। फिर जो उसके जो जिस ऑर्गन का ताल्लुक है, यूट्रस का ऑर्गन है आपका, उसका उसका टेम्परामेंट होता है। उसका क्या बिगड़ के उसका टेम्परामेंट, जब आप फाइब्राइड होता है तो उसका टेम्परामेंट सौदावी होता है, जबकि यूट्रस का जो टेम्परामेंट है वो गर्म खुश्क होता है, जो नेचुरली होता है, सारे ग्लैंड जितने भी होते हैं। तो यूट्रस क्योंकि एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो गर्म खुश्क होता है, लेकिन जब वो बिगड़ के सौदावी इसमें आ जाता है, यानी कि फाइब्राइड उसके अंदर होता है, तो वो जो है उसका मिजाज दूसरा हो जाता है। उसके हिसाब से फिर हम साइक्लिंग करवाते हैं, और उसके सपोर्ट के लिए उसके टेम्परामेंट को दोबारा वापस लाने के लिए दूसरी मेडिसिन हमारे साथ होती है, जो आपकी जो लिवर का मेटाबॉलिज्म है उसको भी बैलेंस कर रही होती है, और खासतौर पर स्टमक में एब्जॉर्ब करने के लिए ज्यादातर फाइब्राइड जब ही बनते हैं जब स्टमक जो है आपका और लिवर जो है मेटाबॉलिज्म उसका स्लो होता है। वो उसको ऐसी डाइट खा खा के उसका बलगमी मिजाज पैदा हो जाता है, और वो उसको खून नहीं सही बना रहे होते। तो इसलिए फिर हम साथ में ऐसी दवाई भी देते हैं जो स्टमक के मेटाबॉलिज्म को उन सीड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए काम करें। ठीक है, अगर आप बिगड़े हुए निजाम हाजमा के साथ उनको सीड साइकिलिंग करेंगे तो वो तो फिर टेम्परामेंटल वाइज टेम्परामेंट चेंज कर देंगे। तो एक पूरी समझो एक थेरेपी है ये पूरी, जो तबीब समझता है और फिर उसके साथ लेके आता है। इसमें ये होता है पेशेंट हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है। अब क्योंकि असल में होता ये कि इनसे कोई साइड इफेक्ट इतने ज्यादा होते नहीं है ना, लेकिन बात अगर आप फर्ज करें खुद से सीड साइकिलिंग करना शुरू कर दें, उसको कोई फायदा ना हो, तो आप जब सब जगह फिर ये मरीज कहते फिरता है मेरे को फायदा नहीं हो। अरे भाई, तो उसका भी एक तरीकाकार होता है ना, आपने उस तरीके के तहत लिया ही नहीं तो किस तरह होगा। तो इसमें ना आपको तबीब की ऑब्जर्वेशन में काम करना पड़ता है। निजाम आजमा को भी तबीब देख रहा होता है, आपका ये भी देख रहा था आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, ये भी देख रहा होता है आपको बहुत ज्यादा मोशन तो नहीं आएंगे उससे, ये भी देख रहा होता है कि आपका लिवर जो है उसको सही अब्जॉर्ब कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपके पेशेंट के जो है विजिट करता रहता है। इसमें हम पेशेंट को बुलाते हैं तकरीबन 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, क्योंकि स्लो थोड़ा प्रोसेस होता है ना काम करने का। तो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद विजिट करवाते हैं पेशेंट को, फिर उनसे पूरी हिस्ट्री रहते हैं, उनकी पल्स रीड करते हैं। तो फिर इस तरह काम होता है, तकरीबन 3 महीने तक साइकिलिंग करवाई जाती है। लेकिन ये पहले जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोग जो है बचपन में स्नैक्स की तरह खा रहे होते थे सीड्स सारे, है ना।
तो कोई सीड साइकिलिंग इलाज नहीं होता था, वो एक हमारी ग़िज़ा में शामिल होती थी वो चीज, तो वो चीज होती ही नहीं थी। अब बाकायदा इलाज के तौर पर इसको सीड साइकिलिंग करवाई जा रही है। इसमें अभी भी बच्चियां, मैं तो कहती हूँ अगर माएँ अपनी बच्चियों को सीड्स, जो बच्चियां अभी नई नई प्यूबर्टी में हो रही हैं, उनको ये सीड खिलाना, साइकिलिंग ना करें पूरी, लेकिन वो खाएं, अपनी डाइट में इसको शामिल रखें, ये जंक फूड ना खाएं, सीड खाएं, इंशाल्लाह ठीक रहेंगी वो। लेकिन जब आप बीमारी वो पैदा हो बच्चियां जाती कर है, सकती हैं जिनको अभी पीरियड्स नहीं आए, जैसे 11-12 साल की बच्चियां हैं, आ जाएंगे उनके पीरियड्स, लेकिन अभी आए नहीं है, तो क्या ऐसी हम्म, बच्चियों को हम प्रॉपर सीड साइकिलिंग ना करवाएं, लेकिन ये सीड्स स्टार्ट हाँ करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करवा दें। इसमें से जैसे फ्लैक्स सीड है तो बहुत बेहतरीन है, फ्लैक्स सीड है। अच्छा, आप कह रही हैं सीड्स गर्म होते हैं, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, जो जो उस आपके पास फ्लैक्स सीड है उसका, उसकी गर्म खुश तासीर है, ठीक है। इसमें कद्दू के बीज हैं, वो उसकी गर्म तासीर नहीं है, वो बिल्कुल वो इनकी तासीर तर और गर्म है, यानी कि उसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा है, गर्मी कम है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास सूरजमुखी के हैं, वो भी तर और गर्म है, मॉइस्चर ज्यादा है, गर्मी कम है। जो तिलों के वो गर्म खुश्क है, तासीर में ऑयली ऑयल भी है, गर्म तर भी है, दोनों चीज है। तो इसलिए बैलेंस है, यानी कि जो सीड साइकिलिंग, इसमें सारे सीड्स एक साथ नहीं दिए जाते, ये याद रखें। मुख्तलिफ जो टेम्परामेंट है, पेशेंट का टेम्परामेंट देख के दो सीड्स को एक साथ मिला के फिर देते हैं हम। अब कौन से दो, वो मरीज के हिसाब से होता है, मरीज का क्या टेम्परामेंट है उसके हिसाब से फिर हमको उनके सीड के टेम्परामेंट के हिसाब से बैलेंस करके फिर मरीज के टेम्परामेंट को देख के फिर सीड देते हैं, ठीक है। यानी कि एक समझो मेडिकल थेरेपी हो गई है। लेकिन जो बच्चियां आपकी 9 साल है, प्यूबर्टी आजकल तो 9 साल की उम्र में भी प्यूबर्टी हो रही है, तो आप उस वक्त से सीड बच्चों को जो है ना, छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े बच्चों को भी उस वक्त खिलाना शुरू कर दें। इनकी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल इंशाल्लाह बरकरार रहेगा। इसमें आपके कद्दू के बीज हैं, फ्लैक्स सीड है, सूरजमुखी के बीज है, और आपका तिलों के, तिल का जो इस्तेमाल है ना, वो तो आप हर गाने में करें, ऊपर छिड़क दें। तिल का इस्तेमाल जो बच्चे खा रहे हैं, कोई भी चीज खा रहे हैं बच्चे, सब्जी खा रहे हैं तो ऊपर से तिल छिड़क दें, गार्निशिंग करने के लिए छिड़क दें, ये सब बच्चों को फायदा देते हैं। और कोई सवाल? अच्छा मैडम, अगर तिल वगैरह रोटी के अंदर गूंद के अगर हम बच्चों को दें, तो वो पकने से वो गरम या नहीं, कुछ कच्चे खाए जाते हैं। तिलों को ऊपर से डालें, जब आप पराठा बना लें ना, अंडा बना लें, फिर उसके ऊपर से पराठा बना लें, या वेजिटेबल राइस, राइस तो खैर नहीं, वेजिटेबल कोई भी चीज बनाए, वो ऊपर से डालें, तो पकाना नहीं है। जी, क्योंकि अक्सर मैं रोटी में डाल देती हूँ फ्लैक्स सीड, वो कड़वे होते हैं ना, तो वो रोटी के साथ। फ्लैक्स सीड क्यों रोटी पे डाल रहे हैं, तिल डालते हैं। फ्लैक्स सीड तो उसका तरीका कुछ और होता है खाने का। सही, ठीक है। तिल डाले, काले और सफेद तिल जो होते हैं ना, वो डाले रोटी पे। बच्चे बेचारे वैसे कैसे पसंद करेंगे जब आप उनको ऐसे सीड देंगे तो। फ्लैक्स सीड खाने का कुछ और तरीका होता है। फ्लैक्स सीड को आप तो भून के रख ले, और उसके अंदर जो है वो मिला ले, दूसरी कोई ऐसी चीज मिला ले, जैसे गुड़ मिला ले, उसके साथ दे दें, हल्का सा गुड़ की शक्कर मिला ले, उसके साथ दे दें। पेंडिया भी बनाते हैं, पंजाब में तो पेंडिया भी बनाते हैं, फ्लैक्स सीड की बनती है, पूरी पूरी फसल उतरती है उसमें पेंडिया, इसमें मेवा भी डालते हैं, मेवा भी डलता है उसमें, खसखस डलती है, मेवा डलता है, सूजी डलती है, वो फ्लैक्स सीड की पेंडिया कहलाती हैं। देसी घी में भून के बनाते हैं, ये बहुत बेहतरीन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पैदा करने पेंडिया। जी, और ऑडियंस में हमारे कितने लोग हैं आज? और कोई किसी का, देखिए सवाल करने से ही होता है कि मैं जो चीज बयान नहीं कर पाई हूँ, डिस्क्राइब नहीं कर पाई हूँ, वो आपके जहन में आ रही है, तो वो मैं ऑन द स्पॉट डिस्क्राइब भी कर सकती हूँ। बाद में लोग क्वेश्चन करते हैं तो बाद में मुमकिन नहीं होता है एक्सप्लेन करना, इस वजह से मैं कह रही हूँ। डॉक्टर मेनाज वाइंड अप करते हैं क्योंकि ये अभी बंद हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। अपना फोन हाँ।